हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएससी थर्ड सेमेस्टर का। जैसा कि हमने आपको पहले ही सूचना दे दिया था कि हर मंगलवार को आपको एक लेक्चर बॉटनी का ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, वो फिर चाहे किसी भी पेपर का हो। ठीक है, ये हमने पर्टिकुलर नहीं बताया था। तो दोस्तों, पहला लेक्चर यहाँ पर लेकर के आ गए आपके पहले पेपर का। पेपर फर्स्ट का नाम है आपका प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। उससे पहले आपको बता दें कि बॉटनी लेक्चर की जो शॉर्ट नोट हैं वो एमएससी थर्ड सेमेस्टर और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की वो अवेलेबल हो चुकी हैं। एमएससी थर्ड सेमेस्टर की आपको बता दें पेपर फर्स्ट और पेपर फोर्थ यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ पर एमएससी थर्ड सेमेस्टर हो जाएगा, पेपर फर्स्ट और पेपर फोर्थ। पेपर फर्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये कंप्लीट नोट्स बन चुकी है, हमने पहले भी आप सबको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था। ठीक है, उसके बाद जो माइनर सब पेपर है आपका चौथा पेपर माइनर है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एनालिटिकल टेक्निक। तो ये भी पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो जिनको भी ज़रूरत है वो परचेज कर सकते हैं। उसके साथ ही बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ये भी कंप्लीट हो चुका है। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर वाले भी जो भी नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके साथ ही बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के अन्य पेपर और एमएससी के बाकी के बचे हुए जो पेपर हैं सेकंड और थर्ड, वो जल्द ही बन जाएंगे। आपको नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन में दे दूंगा। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक हमने सबसे पहला टॉपिक और पहला लेक्चर यहाँ पे उठाया है वो है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एमएससी थर्ड सेमेस्टर का जो पहला यूनिट है, पहला पेपर का, वो फोटोसिंथेसिस है। तो सबसे पहला डिस्कशन हम इसी पे करते हैं। आइए एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पहले तो इस प्रोसेस को जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देख लीजिए। डिफिनीशन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की? द प्रोसेस इन विच सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय क्लोरोफिलस सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ऑक्सीजन बीइंग ए बाई प्रोडक्ट इज जनरली कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो गाइज, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ऐसी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। साथ ही साथ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, यानी ऑक्सीजन का रिलीज होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और उसके साथ लाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है, यानी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये तीन चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, और उसके साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है कंप्लीट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अब ये प्रोसेस कैसे होती है, कितने स्टेप में होती है, इस पर हम लोग एक एक करके वीडियोज आपके सामने हम लेकर के आएंगे। आप सबको बढ़िया से इसको डिस्कस करके अच्छे से बताऊंगा। आगे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस शब्द की। फोटॉन्स। तो दोस्तों, फोटॉन्स मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर, मतलब एक साथ लाइट का इकट्ठा हो जाना, और उसकी हेल्प से जो फॉर्मेशन होता है, जो प्रोसेस होती है, उसी को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस, मतलब यहाँ पर बायोलॉजिकल थिंग्स में अगर देखा जाए तो दो मेन प्रोसेस होती है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस और दूसरा होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो जो एनाबॉलिक प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस हो जाती है प्लांट के केस में, और दूसरी जो प्रोसेस होती है कैटाबॉलिज्म होती है, जो कि रिस्पायरेशन होती है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद रिस्पायरेशन भी आपको बताऊंगा। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स सिंथेसाइज और मैन्युफैक्चर कॉम्प्लेक्स carbonaceous organic food substances with carbon dioxide and water respectively takes from air and water in the presence of sunlight and evolve oxygen as byproduct। तो ओवरऑल जो डिफिनीशन थी ऊपर की, उसको एक दूसरे तरीके से यहाँ पे मॉडिफाइड कर दिया गया है। मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसे हम एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस में दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। और कैटाबॉलिक प्रोसेस में
बड़े मॉलिक्यूल का ब्रेक होकर के छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसको कैटाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं, और इन दोनों प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स के कोई ग्रीन पार्ट क्या करता है, सिंथेसाइज करता है या मैन्युफैक्चर की प्रोसेस करता है, जिसमें कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस बनता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, विद कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वॉल्वमेंट होता है, लगता है, और वाटर लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सनलाइट भी लगती है, साथ में साथ इसमें ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो इतने ये बड़ी प्रोसेस होती है। इस ओवरऑल प्रोसेस में करना क्या रहता है, किस लिए ये किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखना ये है कि केवल सन ही ऐसा है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसी एनर्जी को हम सब कैसे अपने बॉडी में यूज करते हैं, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है, कन्वर्जन होता है, वो पूरी प्रोसेस जानने के लिए ये प्लांट क्या करते हैं, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और उसको मॉडिफाइड करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो यानी सनलाइट से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसे रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं, और इसी रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम प्लांट करते हैं। ठीक है, जब तक केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होगा तब तक हम सबको एटीपी के रूप में जो ऊर्जा मिलती है, जो शक्ति मिलती है, वो नहीं मिल पाएगी। तो ओवरऑल एटीपी के लिए ये सारी प्रोसेस किया जा रहा है, एनर्जी के लिए। अब आइए इस पे नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। ए सिंपल इक्वेशन गिवन बाय CB वान नील ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज USA इज ए फॉलोज। मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि USA में लोकेटेड है, यहाँ पर CB वान नील नामक साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन प्रोवाइड किया था, एक इक्वेशन दिया था। वो इक्वेशन क्या था, देख लीजिए। CO2 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ये नॉर्मल इक्वेशन है जहाँ पर लाइट लग रही है और ग्रीन प्लांट्स यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो बाई प्रोडक्ट के रूप में है यहाँ पर CH2ON मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन उसको डिसिग्नेट कर रहा है, और नंबर ऑफ कार्बन को। इसके बाद वाटर बनता है और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर निकलती है। तो ये इक्वेशन में सिंपल तरीके से इन्होंने बताया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की उपस्थिति में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों, वो स्प्लिट होते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोलिसिस एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। इस फोटोलिसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। दस रिलीज ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम CO2। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल दोनों को अगर आप ध्यान से देखिए, दोनों में ऑक्सीजन पाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकलती है, जिसे हम सब ग्रहण करते हैं, इवन प्लांट भी ग्रहण करते हैं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक होता है उससे आती है, या फिर वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है उससे आती है? तो इनका कहना था CB वान नील का कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन निकलती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एक्चुअली वाटर के ब्रेकडाउनिंग से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेकडाउनिंग से। कार्बन डाइऑक्साइड का तो फिक्सेशन होता है और फिक्सेशन होकर के कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो CO2 से मिल करके क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, और वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने के बाद बनता है ऑक्सीजन। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर ये बहुत लंबी प्रोसेस है, हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक लेक्चर के साथ इस वीडियो को मीन्स अपने चैनल पर आपको इस पूरे पेपर का अच्छे से आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, जो लोग पहली बार हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं तो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके जस्ट बाद नेक्स्ट वीक फिर से एक लेक्चर आएगा जिसमें फोटोसिंथेसिस की अगली प्रोसेस के बारे में डिस्कशन होगा। तो एक एक वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे और आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और नहीं तो आप ही को दिक्कत होगी, उसको सर्च करना पड़ेगा, तब आप ढूंढेंगे, तब आप पढ़ेंगे। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपके यूट्यूब चैनल पे, मीन्स आपके यूट्यूब एप्लीकेशन पर। तो हिस्टोरिकल
रिस्पेक्टिव ऑफ फोटोसिंथेसिस, हिस्टोरिकल यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है हिस्टोरी इसकी? हिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस बिगैन अबाउट 300 ईयर्स एगो। इसकी जो हिस्ट्री है ये 300 साल पहले से ही आ गई। अब वो कैसे कहेंगे? फर्स्ट टाइम देखिएगा यहाँ पर, फर्स्ट टाइम ए बेल्जियन फिजिशियन, सबसे पहले बेल्जियन फिजिशियन जॉन बैप्टिस्टा वान हेलमोंट, इन दोनों साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पहले बताया था ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट दिया था उसको देख लीजिए। एक्सपेरिमेंट concluded that all the substances of plants were produced from the water and none from the soil. soil से नहीं प्राप्त होता बल्कि किससे प्राप्त होता है? वाटर सब्सटेंस से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हो जाएगा इसी में, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी की बात कर रहा है। जोसेफ प्रिस्टले सबसे बेस्ट साइंटिस्ट हैं फोटोसिंथेसिस को लेकर के, जो अपना एक्सप्रेशन अच्छे तरीके से विद एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो देखते हैं क्या है इनका एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हम डायग्राम के माध्यम से आपको इसको समझाएंगे थोड़ा सा। जोसेफ प्रिस्टले ने 1733 से 1804 के बीच में अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। मोस्टली कब दिया था? 1771-72 में परफॉर्म फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का पहला एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? जोसेफ प्रिस्टले। ये आपके एनसीईआरटी में भी बहुत आता है। तो जितने भी एनसीईआरटी के स्टूडेंट देख रहे हैं, बीएससी एमएससी कोई भी जो भी देख रहा है, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप थ्योरेटिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जोसेफ प्रिस्टले ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट दिया था फोटोसिंथेसिस को लेकर के, और क्या प्रूव किया था इसको ध्यान से देखना है। एंड शोड दैट प्लांट हैव एबिलिटी टू टेक अप CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन। इन्होंने सबसे पहले ये प्रूव किया था कि प्लांट के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। हम आप ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर सकते हैं, यानी ह्यूमन या अदर एनिमल्स ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर सकते हैं। ये कैपेसिटी केवल और केवल प्लांट्स में होती है। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके आप प्लांट को सुरक्षित करें, उसको काटने से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन या वेजिटेशन आप लगाएं। लगाने का प्रयास ज़्यादा कीजिए, काटने का प्रयास कम कीजिए, क्योंकि बिना प्लांट्स के ऑक्सीजन हमको नहीं मिल सकती है। इसलिए जीवन जीना व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है, असंभव हो जाएगा कह सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है तो पोल्यूशन भी बढ़ता चला जाता है। तो इनका एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया था बहुत ही गजब तरीके से। तो आइए मैं आपको एक बार बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने बेल जार लिया था। बेल जार आपने देखा होगा, नहीं तो आपके लैब में होगा, आप देख लीजिएगा। बेल जार को क्या किया था, उसके अंदर एक मोमबत्ती इन्होंने जला लिया, ठीक है। मोमबत्ती को इन्होंने जला लिया और उसमें एक माउस को रख दिया उस बेल जार के अंदर। तो दोस्तों देखने को क्या मिलता है, आप इस डायग्राम को देख कर अनुमान लगा सकते हैं कि देखने को इसमें ये मिलता है कि जो माउस था थोड़ी ही देर बाद वो माउस डेड हो जाता है। डेड क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पर कोई ऑक्सीजन थी ही नहीं। और ये जो मोमबत्ती है इसके साथ साथ ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मोमबत्ती भी बंद हो जाती है, बुझ जाती है। और जैसे ही मोमबत्ती बंद हो गई वैसे ही माउस भी क्या हो गया, डेड हो गया, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। मेन प्रोसेस ये इसमें देखने को मिलता है। ये पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा फिर क्या देखा उन्होंने कि मोमबत्ती के साथ साथ उन्होंने प्लांट्स भी रख दिया। मोमबत्ती के साथ साथ उन्होंने उसके अंदर एक छोटा सा गमले में मीन्स आप कह सकते हैं पोटेड प्लांट रख दिया बेल जार के अंदर। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या देखने को मिलता है कि उस माउस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस माउस को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, साथ ही साथ मोमबत्ती पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मोमबत्ती भी नहीं बुझ रही है। इससे क्या पता चलता है कि जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्लांट से, क्योंकि ये प्लांट के रखते ही यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हो गया और ऑक्सीजन बेल मात्रा में वहाँ पर अवेलेबल थी उस बेल जार के अंदर, इसलिए इस पर कोई प्रभाव माउस पर नहीं पड़ता है। वेरी सिंपल।
तो दोस्तों कैसा लगा एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्टले का? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ जानने को मिलता है। आई होप कि आप सब भी ऐसे ही जान रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो दोस्तों जो नोट्स की बात हमने कहा था, हमने नोट्स लगभग तैयार कर लिया है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो लोग पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो वो लोग इसको देख करके नोट्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, शॉर्ट लैंग्वेज में ये नोट्स लिखी गई है। लगभग सारी की सारी जो नोट्स है वो हैंड रिटन है, कुछ प्रिंटेड है या टाइपिंग करा करके इसको बनवाया गया है। तो आप लोग जो भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। इस नोट्स में बहुत सिंपल तरीके से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, रिटन एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और कंपटीशन के लिए ज़्यादा डिटेल्स पढ़ना ठीक नहीं रहता है, इसलिए उसके लिए बेटर नहीं है। कुछ हद तक जो इसकी हिस्टोरिकल डिस्कशन है वो आपके बहुत काम आने वाला है इसमें से, ठीक है। अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हैं या बीएससी एग्रीकल्चर के हैं, एग्रीकल्चर भी आप तैयारी कर रहे हैं या एमएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो वो आप भी इस नोट्स को ले सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की ऐसी प्रोसेस है जो सब में पाई जाती है। ये टॉपिक सब में प्लांट फिजियोलॉजी रहता है, ठीक है। तो आप परचेज करें, पढ़ाई करें अच्छे से, अच्छा नंबर पाएं, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, लेटर ए डच फिजिशियन जॉन इंजेहॉर्ज इन 1718 confirm Priestley work and made the following important conclusion। इन्होंने क्या किया था कि जो प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था उसका एक कंक्लूजन निकाला था। क्या कंक्लूजन था उसको देख लीजिएगा, 3 पॉइंट पे यहाँ पर दिया गया है। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टुक प्लेस ओनली विद इन ए फ्यू हावर्स एंड नॉट वीक्स। मतलब ये कुछ हावर्स की ही प्रोसेस होती है जिसमें दिखने लगता है कि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ऐसा नहीं कि इसको पूरा हफ्ता लग जाएगा रिलीज होने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑक्सीजन निकलने की जो प्रोसेस होती है फ्यू हावर में ही पता चल जाती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टुक प्लेस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। दूसरा कंडीशन ये है कि जो ऑक्सीजन इवोल्यूशन की प्रोसेस है वो केवल और केवल डे टाइम में होती है, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट जब तक प्रेजेंट है, सनलाइट की उपस्थिति में या दिन में, ठीक है, ये प्रोसेस होती है। जिस समय सन बादल के पीछे हो जाता है या नहीं दिखाई देता है तो उस समय क्या होता है, ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोसेस बंद हो जाएगी। डे टाइम में होना है तो होना है, ठीक है, क्योंकि स्टोमेटा डे टाइम में ही ओपन होते हैं। दोस्तों ये प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोसेस यहाँ पर होती है। आपको एक एक करके वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। पहले फोटोसिंथेसिस फिनिश करूँगा, फिर रेस्पिरेशन फिनिश करूँगा, जिस तरीके से आपके सिलेबस में दिया गया है। पहले तो इसके पहले प्लांट वाटर रिलेशनशिप होना चाहिए था, ट्रांसपायरेशन होना चाहिए था, ट्रांसलोकेशन होना चाहिए था, लेकिन आप सबके सिलेबस में पहले फोटोसिंथेसिस दे दिया है। तो इसलिए पहले फोटोसिंथेसिस में प्रोवाइड कराऊंगा आपको लेक्चर्स, उसके बाद ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन सब कुछ आपके सामने आएगा एक एक करके। आपका जो एग्ज़ाम है एमएससी 3rd सेमेस्टर वाले ध्यान देंगे, जो आपका एग्ज़ाम है वो दिसंबर जनवरी के बाद ही होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। वहीं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिसंबर तक लगभग आपके एग्ज़ाम होने के पूरे उम्मीद है, इसलिए आप लोग इसका प्रिपरेशन अभी से करना शुरू कर दें, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट है, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कुड रिस्टोर यूज्ड एयर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन पार्ट ही क्या करते हैं, स्टोर यूज्ड एयर को रिलीज करने और स्टोर करने का काम केवल ग्रीन प्लांट के ग्रीन पार्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। इंजेहॉर्ज वाज द फर्स्ट हु गेव द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। इन्होंने सबसे पहले जो अपना इक्वेशन दिया था CO2 प्लस H2O, लाइट ग्रीन प्लांट, ऑक्सीजन प्लस ऑर्गेनिक मैटर, ये इन्होंने अपना इक्वेशन दिया था। तो सबका इक्वेशन किसका क्या था वो आप जरूर लिख लीजिएगा, खासकर नीट वाले जो छात्र हैं वो सब जरूर ध्यान दीजिए इसको, क्योंकि उनके लिए एग्जाम में यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले हिस्ट्री में आगे पॉइंट पर ध्यान देते हैं। 1804 ईस्वी में ये स्विस स्कॉलर निकोलस थियोडोर डी सॉसर
ऑब्जर्व दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सभी साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया, स्विस स्कॉलर निकोलस थियोडोर डिसोसर, इन सभी ने क्या ध्यान दिया जा, इनका कहना था कि वाटर सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर एसेंशियल होना मीन्स वाटर एसेंशियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ही आल्सो कोरिलेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट ड्यूरिंग इनटेक ऑफ CO2 एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये भी कंक्लूजन निकाला था कि CO2 की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन इसमें रिलीज करता है, निकालता है। इन 1837 1837 ईस्वी में ये डेमो क्लास कैसे गई है, कैसे जा रहा है, इसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आने वाले समय में हो सकता है जो लेक्चर्स हैं वो लाइव में आकर के आपको पढ़ाऊँ, इसलिए आप सब हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, जुड़ जाइएगा। सभी ग्रुप्स और स्टेटस वगैरह पर जरूर लिंक को शेयर कर लीजिएगा आप लोग, आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे ही हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ता है हम सबका, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, PDF बनवाने में और इसको टाइपिंग कराने में, काफ़ी एडिटिंग कटिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो उसका थोड़ा सा हौसला बढ़ जाए हम सबका, ठीक है। इन 1845 लिविंग टोल्ड दैट, लिविंग नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा था, CO2 इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सिंथेसाइज करने में, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मेन सोर्स होता है, ठीक है। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन डाइऑक्साइड मेन सोर्स होता है। बहुत सिंपल, सबका अलग अलग अनुमान था, अलग अलग तरीका था बताने का, इसलिए हम यहाँ पे सब के बारे में यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। इन 1864 1864 ईस्वी में सच नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा था, टोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ऑर्गेनिक मैटर्स प्रोड्यूस बाय प्लांट्स वर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर के रूप में, मीन्स ऑर्गेनिक मैटर के रूप में कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है प्लांट्स में। रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो अहम रोल है क्लोरोप्लास्ट का है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो प्लांट सेल्स होती हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, उन सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आइए प्लांट में मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल है, इस पर हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस 2 स्टेप पे कंप्लीट होती है। पहला होता है लाइट रिएक्शन, और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन दोनों को समझने वाली बात है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके 2 मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर मोस्टली 2 पार्ट होते हैं। जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा रीजन, ठीक है, ये आप देख रहे हैं स्ट्रोमा लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम थैलाकॉइड बोलते हैं या ग्रेना बोलते हैं। प्लूरल फॉर्म में ग्रेना और सिंगुलर फॉर्म में ग्रेनम बोलते हैं इसको। तो मोस्टली जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर ही लाइट रिएक्शन की प्रोसेस होती है प्लांट्स में, और उसके बाद जो स्ट्रोमा रीजन्स होता है वहाँ पर डार्क रिएक्शन की प्रोसेस होती है, यहाँ पर। इसलिए 2 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, और दोनों स्टेप्स आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड इन ग्रेना रीजन एंड सेकेंड स्टेप कंप्लीटेड इन स्ट्रोमा रीजन्स। उसके बाद एक ग्रेना और दूसरे ग्रेना से अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लाइमली। इस पॉइंट पर अगर देखते हैं तो ठीक, और ये जो मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स है, इसी मेम्ब्रेन्स पर प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की। तो दोस्तों वो इस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आइए आपको दिखाते पहले। इस मेम्ब्रेन पर क्या क्या पाए जाते हैं, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप लाइट रिएक्शन की प्रोसेस होती है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की बनी हुई स्ट्रक्चर्स, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, इसी तरीके से यही थैलाकॉइड प्लेट्स जो होते हैं उसे बोलते हैं थैलाकॉइड्स, ठीक है। तो उसकी मेम्ब्रेन पर होता क्या क्या है,
जिसको आपको जानने की सख्त ज़रूरत है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन है यहाँ पर पहचानना आपको, पहले एक बार देख लीजिए। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये वाला जो दिख रहा है वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद पीएस सिस्टम फर्स्ट और पीएस सिस्टम सेकंड का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है लाइट रिएक्शन में। जब नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम रोल पीएस सिस्टम फर्स्ट और पीएस सिस्टम सेकंड का होता है। तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड का दोनों का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है पीएस सिस्टम सेकंड है। सबसे पहले पीएस सिस्टम सेकंड अपना रोल अदा करता है। उसके बाद पीएस सिस्टम सेकंड, तो पीएस सिस्टम सेकंड का फर्स्ट कहाँ है, ये है, ये पीएस सिस्टम फर्स्ट हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर आपको पीएस सिस्टम फर्स्ट दिखा दें, ये हो जाएगा आपका पीएस सिस्टम फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज ये जो निकले हुए हैं साइड साइड में ऐसे जगह जगह पे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ इनर साइड आउटर साइड, ये आउटर साइड हो जाएगा, इनर साइड हो जाएगा। तो ये एटीपी सिंथेटेज है जहाँ पर एटीपी का सिंथेसाइज होता है। तो एटीपी का सिंथेसिस सिर्फ रेस्पिरेशन में ही नहीं होता, फोटोसिंथेसिस में भी होता है। अगर एटीपी नहीं बनेगी तो डार्क रिएक्शन में एटीपी का यूज नहीं होगा, और डार्क रिएक्शन में एटीपी का यूज नहीं होगा तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन या स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं साइटोक्रोम। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम को पहचान लीजिए, ये वाला जो है ये सब के सब साइटोक्रोम है, यहाँ साइटोक्रोम रखे हुए हैं, ठीक। तो इसी मेम्ब्रेन्स पर, ये जो मेम्ब्रेन है बनी हुई है इसी मेम्ब्रेन्स पर, क्योंकि सभी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो यहीं पर मेम्ब्रेन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के समय पर वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, आगे भागेगा। तो यही प्रोसेस कुल मिला करके आपको लाइट रिएक्शन में पढ़ना है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको फीडबैक भी मिलता रहे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, क्या है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप बताएंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब बताते रह करें। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बुराइयाँ कीजिए। जब बुराइयाँ करने का मतलब है कि जो हमारी गलतियाँ हैं, अगर आप गलतियाँ बताएंगे तो उस गलती पे सुधार किया जा सकता है। अच्छाइयाँ तो मान लीजिए होती ही हैं, सबके अंदर होती, पर जो बुराइयाँ होती हैं या खराबी होती है उसको जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक उसको सही कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे हमारी बातों को। फोटोसिंथेसिस हमने बताया, फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप पे कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो लाइट रिएक्शन की प्रोसेस है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, कैसे कैसे इसको कंप्लीट करना है, वो मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। लाइट रिएक्शन स्टडी बाय रॉबर्ट हिल। सबसे पहले 1941 ईस्वी में रॉबर्ट हिल नामक साइंटिस्ट ने लाइट रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था, इसलिए ग्रेना में स्टडी किया था, इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को ब्लैक मैन नामक साइंटिस्ट ने स्टडी किया था एक्सपेरिमेंटली, इसलिए उसको ब्लैक मैन रिएक्शन के नाम से भी डार्क रिएक्शन को जाना जाता है। अब जो इट कैन बी स्टडी फॉलोइंग हेडिंग, जो लाइट रिएक्शन है दोस्तों उसको कौन कौन सी हेडिंग के माध्यम से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले में रेड ड्रॉप एंड इमर्जन एनहेंसमेंट इफेक्ट, ये दोनों पढ़ना है। रेड ड्रॉप इमर्जन एनहेंसमेंट इफेक्ट पहला आपको लाइट रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना है ये ध्यान दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम बेसिस पर। रेड ड्रॉप भी आता है, इमर्जन एनहेंसमेंट भी आता है, शॉर्ट नोट में आता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 2 पिगमेंट सिस्टम डिफरेंसेस आता है, 2 पिगमेंट सिस्टम के बारे में डिफरेंसेस आता है, पीएस सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और लेक्चर आपके सामने एक एक का वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा ही, तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, बारी बारी से एक एक लेक्चर आएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हौसला बढ़ाने के लिए। फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर,
वाटर का फोटो ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कैसे फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स निकलते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। तो इसको जानने के लिए आपको फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़नी होगी। उसके बाद तीसरा स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ एसिमुलेटरी पावर। एसिमुलेटरी पावर प्रोडक्शन होगा जिसमें पीएच सिस्टम फर्स्ट और सेकंड का यूज होगा। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे उन्हीं का यहाँ पर यूज होता है और एसिमुलेटरी पावर फॉर्मेशन होता है। इसके लिए क्या करना है, पहला इसके अंतर्गत पढ़ना है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस के माध्यम से उस टाइम पर जो एटीपी का सिंथेसाइज होगा उस प्रोसेस को बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलेंगे। दूसरा स्टेप है गाइज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड साइक्लिक फास्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या है, इस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। आगे के लेक्चर्स का आप इंतजार कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों कैसा वीडियो लगा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे हमको हौसला मिलेगा अगले लेक्चर के लिए, ठीक है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त ज़ाया किया है और आई होप कि आप सबका बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ होगा तभी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है, तो आप लोग कमेंट मत कीजिएगा और अच्छा लगा होगा तब कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से धन्यवाद। चलिए।